अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आसान एजुकेशन विद। और आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल जिक्र करने वाले हैं कि सेल जो है वो केमिकली किस तरह से डिज़ाइन है, किस तरह से वो केमिकली सेल जो है बना हुआ है। तो सेल के अंदर जो ज़्यादातर हिस्सा है वो उसके वाटर का हिस्सा होता है। दैट कैन बी 70 to 90%। तो 70 से 90% जो है ज़्यादातर जो चीज़ अमाउंट जो मौजूद है वो वाटर का मौजूद है। तो हम थोड़ा सा इसको अब बुक रीडिंग करके सिंध की बुक से भी और फेडरल की बुक से भी दोनों से हम लोग इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इट इज ऑलवेज ट्री एस्टेब्लिश दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड लिविंग सेल कंटेन अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि तमाम जो जानदार हैं वो सेल्स के बने हैं और सेल के अंदर एक लिविंग मैटर मौजूद है, एक लिविंग मटेरियल मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मटेरियल क्यों कहा गया है, लिविंग मैटर क्यों कहा गया है? ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है, यानी कि वो फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म से लेकर के न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है वो तमाम फ्लूइड सेल का प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। और उसको लिविंग मैटर कहने की वजह ये होती है कि सेल के तमाम जो रिएक्शंस है वो प्रोटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, यानी सेल के फ्लूइड के अंदर रिएक्शन हो रहे होंगे। आप आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होगा, रिएक्शन वहाँ हो रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होगा, वहाँ पर रिएक्शन हो रहे होंगे। और सेल के जो बाकी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हैं वो भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होंगे। The actual chemical composition of protoplasm is still not known perfectly। अभी तक हम जो है प्रोटोप्लाज्म की मुकम्मल केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं जानते। However, chemically it consists 70 to 90% of water। If the water is evaporated, अगर वाटर evaporate हो जाता है, वाटर चला जाता है, the remaining mass of the cell is called dry weight of the cell। जो बाकी पीछे बचेगा वाटर के अलावा, अगर 70% वाटर मौजूद है तो अगर 70% एवोपरेट हो जाए, चला जाए, बाकी जो 30% बचेगा, या अगर 90% वाटर मौजूद है तो उसमें से 90% वाटर एवोपरेट हो जाए, जो 10% बचेगा वो सेल का ड्राई वेट कहा जाएगा या ड्राई मास कहा जाएगा। कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। और उसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। विच आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि दरअसल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर कार्बनिक कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो वो कंपाउंड जो जानदार में बन रहे हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाएगा और बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कही जाएगी। आगे हम देखते हैं कि कौन से एनिमल्स के अंदर जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो ये जो है हम एलिमेंट्स की तादाद जो है वो फेडरल की बुक से देखते हैं, वहाँ पर जो है बेहतर तरीके से इन तादाद के बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ पर फेडरल की बुक देखें तो केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 25 आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर फाउंड इन लिविंग बीइंग, यानी कि टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है वो है 92, लेकिन उनमें से जो तादाद है 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एलिमेंट्स बन रहे हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाएगा। यही बायो एलिमेंट्स जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। जबकि हाउएवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 16 ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स। 25 तमाम जानदारों में मिल रहे हैं लेकिन है, और उनके अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो ये मौजूद है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन जो है वो 10%, नाइट्रोजन जो है वो 3%, कैल्शियम जो है वो 2% और फास्फोरस जो है वो 1%। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हें जो है मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाएगा, जिनकी तादाद जो है 99% ड्राई वेट के अंदर हो सकती है। उसके अलावा मेजर एलिमेंट्स के अलावा, इन मेजर एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स हैं जो इनके हमारे पास माइनर एलिमेंट्स कहलवाते हैं, जिनके अंदर पोटाशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ जो हैं बहुत कम तादाद में मौजूद होंगे जो कि ट्रेस एलिमेंट कहे जाएंगे, जिनके अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक ये आ जाएंगे। तो हमारे बुक के अंदर जो है
वो एक गलती की हुई है। वो ये गलती की गई है इस बुक के अंदर कि इन्होंने सल्फर को जो है हमारे पास मेजर एलिमेंट्स में जिक्र किया गया है, जबकि सल्फर से ज़्यादा जो है कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो यहाँ पर नीचे यही बात लिखी हुई है, द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली 6 एलिमेंट्स। नाम जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। क्योंकि सल्फर जो है वो मेजर एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होता, वो माइनर एलिमेंट्स में आ जाता है। तो ये जो है 98% तक हमारे सेल्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं बायो एलिमेंट्स के तौर पर। उसके बाद अगर हम बात करें फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कि कितने हमारे पास बुनियादी तौर के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो ये नाम आपके पास मौजूद है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इनके बारे में मौजूद है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अब इनमें जो किस्में हैं वो हमारे पास मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड भी हो सकते हैं और पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट का बड़ा मॉलिक्यूल है, मिसाल पॉलीसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स का बना होगा जिन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। और मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। उसके अलावा प्रोटीन से वो अमाइनो एसिड्स का बना होगा और उसके दरमियान जो बॉन्ड होगा अमाइनो एसिड्स के दरमियान वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। उसके अलावा लिपिड्स में अलग अलग किस्में हैं, जैसे फैट्स एंड ऑयल्स हो गए या फास्फोलिपिड्स हो गए या टर्पेनॉइड्स हो गए। अगर हम फैट्स और ऑयल्स का जिक्र करें तो उनके अंदर जो है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मौजूद होते हैं और इनमें जो है ईस्टर लिंकेज मौजूद हो सकती है। फास्फोलिपिड का जिक्र करें, इसमें ग्लाइसरॉल होगा, फैटी एसिड होगा, फास्फेट होगा और एक सबस्टेट होगा कोलाइन। और इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो ईस्टर बॉन्ड भी हो सकता है या कार्बन कार्बन लिंकेज भी हो सकती है। टर्पेनॉइड्स में आइसोपेरोनाइड यूनिट हो गए। आइसोपेरोनाइड यूनिट जो होते हैं वो हमारे पास से 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन वाले यूनिट्स होते हैं और इसके अंदर कार्बन कार्बन लिंकेज मौजूद होगी। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए आरएनए है और ये जो है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होंगे। तो यहाँ नाम लिखा हुआ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स भी इनके हो सकते हैं इस तरह से। फिर इनमें जो लिंकेज है वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज इनमें मौजूद है। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्योंकि वह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन से वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल गए तो ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा, या इस तरह से प्रोटीन लिपिड के साथ मिल गए तो अगर प्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ बन गए तो न्यूक्लियर प्रोटीन बन गया। तो इस तरह से अलग अलग इनके मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स है तो इनमें जो बॉन्ड होगा, जो लिंकेज होगा वो भी मुख्तलिफ होगी। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि सेल की परसेंटेज का हमें मालूम नहीं है, तमाम पैराग्राफ के अंदर यही बात है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हमारे मैमेलियन सेल को और बैक्टीरियल सेल को तो ये कंपोजिशन हमारे सामने वाज़ेह तौर पर आ जाती है कि अगर हम देखें कि मैमेलियन सेल और बैक्टीरिया का सेल कई दफ़ा जो है कई बातों में एक दूसरे के सिमिलर है। किस तरह से, आप वाटर का अमाउंट देख लें, बैक्टीरिया के सेल के अंदर 70% है, हमारे सेल के अंदर भी 70% है। प्रोटीन का अमाउंट देख लें, बैक्टीरिया के सेल में 15% है, हमारे सेल के अंदर 18% मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट देख लें, बैक्टीरिया सेल के अंदर 3% है, हमारे अंदर 4% है, यानी कि स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है। लिपिड्स को देख लें, बैक्टीरिया के सेल में 2% है, हमारे सेल के अंदर 3% है। डीएनए को देखें, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो 1% है, हमारे अंदर 0.25% है। आरएनए देख लें, बैक्टीरिया के अंदर 6% है, हमारे अंदर 1.10% है। और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र करते हुए बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो है वो 2% है और हमारे अंदर भी 2% है। और इनऑर्गेनिक आयंस जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया या जो है हमारे पास जिंक हो गया, तो ये जो है बैक्टीरिया के अंदर भी 1%, हमारे अंदर भी जो है 1%। तो ये जो अमाउंट है एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर भी और एक मैमेलियन सेल के अंदर भी तकरीबन जो है वो सेम होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।